नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम पढ़ते आए थे ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक जिसको कहते हैं हम जलवायु विज्ञान। मैंने इससे एक पहला लेक्चर ले चुका था। मैंने लेक्चर क्या लिया था, उसमें मैंने बताया था कि हमारी जलवायु क्या है, मौसम क्या है, वायु के संगठन क्या है। इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। जो आज हम जानेंगे जो वायुमंडल की जो संरचना है वह कैसी है। क्या जानेंगे? वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, देखना, मैंने इससे पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि वायुमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं। यदि मैं एक छोटी सी क्लास लूँ पिछली, तो देखना, वायुमंडल में मैंने आपको नाइट्रोजन बताई थी, राइट। उसके बाद ऑक्सीजन बताई थी, और फिर आर्गन, और फिर हमारी CO2। ये चार गैस बताई थी मैंने, जो मेनली थी। ठीक है ना। इन चार गैस का जो औचित्य है, ये मिलकर बनाता है हमारा वायुमंडल। गैसें तो बहुत है, जीनोन, नियोन, एक्सोन, ये सब जो गैसें हैं, बहुत सारी गैस है, लेकिन जो मेनली गैस पाई जाती है इसमें। ठीक है। आपको एक तथ्य बताऊं जो पिछली वीडियो में नहीं बताया था, मैं इसमें बता देता हूं। देखना, यदि क्वेश्चन बने कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्या पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। जबकि हम जानते हैं जो धरातल है वो सिलिका से बनी हुई है, लेकिन नहीं, सिलिका नहीं, इसका जो आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी की धरातल पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। वायुमंडल में यह कौन से स्थान पर आती है? दूसरे स्थान पर आती है। ये भी आपको याद रखना। पहले पे नाइट्रोजन, दूसरे पे ऑक्सीजन, तीसरे पे आर्गन, और चौथे पे CO2। जो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह एक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। कौन सी? हरित गृह प्रभाव। यह हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करती है। ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। नाइट्रोजन भी बताया था। ऑक्सीजन तो हमें पता ही है, हमारी प्राणवायु है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। चलिए, तो आज हम जानेंगे क्या? आज हम जानेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देखते हैं वायुमंडल की संरचना। आखिर वायुमंडल कैसा है हमारा? देखना, वायुमंडल को दो भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। यदि मैं अपनी ये पृथ्वी मान लूं, ये मेरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की कुछ एक ऐसा भाग मान लिया, ठीक है, और एक ये वाला भाग मान लिया। ठीक है। जो पृथ्वी का पहला वाला जो भाग मैंने बताया, इसको कहा इन्होंने सममंडल। क्या कहा? सममंडल। और जो दूसरे वाला भाग था, दूसरे भाग वाला भाग को कहा इसने विषम मंडल। क्या कहा? विषम मंडल। ठीक है। पहला सममंडल, दूसरा विषम मंडल। सममंडल और विषम मंडल क्या है, चलो जी इसके बारे में थोड़ी डिटेल से ले लेते हैं। देखना, जो सममंडल है, सममंडल में मतलब कि यहां गैसों का जो मिश्रण है, जो गैसों का जो मिश्रण है, वह समान मात्रा में पाया जाता है। समान मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। किसमें? सममंडल में। वहीं विषम मंडल की बात करूं तो विषम मंडल जो है, विषम मंडल में गैसों का मिश्रण परतों में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? परतों में। परतों में पाया जाता है। चलो जी, देखना, जो सममंडल है, सममंडल भी तीन भागों में विभक्त है। पहला क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, और तीसरा जो है वह हमारा मध्य मंडल। ये जो लास्ट का है हमारा मध्य मंडल है। ठीक है। वही विषम मंडल दो भागों में विभक्त है। पहला है हमारा तापमंडल, दूसरा है आयन मंडल। ठीक है। जो कि विषम मंडल है ना, यह हमारे पृथ्वी का लगभग बाह्यतम मंडल ही है। यहाँ वायुमंडल बहुत ही, क्या ना, विरल अवस्था में मिलता है, सघन नहीं, विरल अवस्था में मिलता है। ठीक है। अब और बात बताऊं तुम्हें, ध्यान सुनना। जो हमारी पृथ्वी की लगभग सभी गैसें हैं, पृथ्वी की जो सभी गैसें हैं, वे लगभग 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ही मिलती है। कितनी गैसें? लगभग 90% गैसें पृथ्वी के 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही प्राप्त होती है। ठीक है ना। यही बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार और फिर बता रहा हूं, जो पृथ्वी की 90% गैसें हैं, वे कहाँ? 5 से 6 किलोमीटर के दायरे तक ही मिलती है पृथ्वी पर। उसके ऊपर तो मिलनी है स्वाभाविक, लेकिन उनकी जो सघनता है वह कम होती चली जाएगी। ठीक है ना। आप यदि जानना चाहो कैसे होगी तो ध्यान सुनना। एक बिल्कुल बेस्ट उदाहरण,
आप एक बिना फूला गुब्बारा लो, उस बिना फूले गुब्बारे पर थोड़े से मार्कर से डॉट 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 लगा दो, ठीक है, राइट। अब जैसे ही आप उसमें हवा भरोगे तो क्या होगा, वे डॉट 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 दूर दूर फैलने शुरू हो जाएंगे, राइट। क्यों फैल रहे, क्योंकि जैसे कि ये इसका विस्तार हो रहा है तो उनके जो बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बीच की दूरी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उनके घनत्व में कमी आ रही है, घनत्व में कमी आ रही है तो यानी कि वे विरलता को प्राप्त कर रही है, ठीक है। यही बात मैंने आपको समझाई। चलिए अब देखते थोड़ा सा इनके डिटेल से और, ठीक है ना। चलिए डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात देख लेते हैं हम क्षोभ मंडल की। क्या है क्षोभ मंडल, देखना पहले मैं बता दूं कि वायुमंडल की संरचना को दो भागों में विभक्त किया है। पहला सममंडल, दूसरा विषम मंडल। सममंडल भी दो में है, क्षोभ मंडल और तीन में है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। वहीं विषम मंडल दो भागों में विभक्त है, ताप मंडल और आयन मंडल। चलिए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं क्षोभ मंडल, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं मैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। चलिए हाँ भाई, ये है क्षोभ मंडल। पृथ्वी की लगभग सबसे निचली जो सतह है मतलब कि थोड़ा सा ऐसे मान लो 18 से 19 किलोमीटर के दायरे तक ऊंचाई तक, उस मंडल को कहेंगे हम क्षोभ मंडल। ध्यान सुनना, जो इसकी ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई तीन भागों में विभक्त है। पहला देखना, यदि मैं बात करूं विषुवत में, विषुवतीय रेखा में, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में, तो जो इसकी ऊंचाई अब है 18 किलोमीटर की है, ठीक है। दूसरी, यदि मैं बात करूं ध्रुवों की, ध्रुव ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर है। चलो जी, और यदि मैं बात करूं थोड़ी सी तिरछी यानी कि 45 डिग्री के एंगल पर, तो 45 डिग्री के एंगल पर है ये 13 किलोमीटर की, ठीक है ना। 13 किलोमीटर की ऊंचाई है 45 डिग्री के एंगल पर। और यदि मैं औसत ऊंचाई की बात करूं, औसत ऊंचाई भी इसकी 13 किलोमीटर ही है, ठीक है ना। चलिए ये तो थी ऊंचाई। जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में हम सब क्या करते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, दैनिक क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं से मतलब ध्यान सुनना, इसमें ही हमारे वायुयान उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, वायुयान मिलते हैं, वायुयान मिलते हैं। इसी में ही हमारे पर्वत पठार मिलते हैं, पर्वत पठार, मैदान, सागर, सागर, ये सभी क्या कहाँ पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं हमारे क्षोभ मंडल में, ठीक है। चलिए अब एक और बात मैं आपको बता दूं, क्षोभ मंडल में यदि मैं यहाँ की बात करूं, यदि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ ऊपर की तरफ जाए तो प्रति किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी होगी। प्रति किलोमीटर पर क्या होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप की कमी होगी, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान सुनना, जब हम इसके सबसे ऊपरी सिरे पर पहुंच जाएंगे, यानी कि हम 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, तब हमें वहां ताप प्राप्त होगा -57 डिग्री सेल्सियस। कितना ताप प्राप्त होगा, -57 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त होगा। चलिए, तो ये हमने बात की थी क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल में आपको फिर से बता दूं, इसकी ऊंचाई तीन भागों में विभक्त है। पहले है कि यदि विषुवतीय क्षेत्र से नापेंगे तो 18 किलोमीटर की है, ध्रुव से नापेंगे तो 8 किलोमीटर है, और 45 डिग्री के एंगल से नापेंगे तो 13 किलोमीटर है। औसत भी 13 ही है। दैनिक क्रिया क्या है, जैसे कि वायुयान भी यहीं चलते हैं, पर्वत पठार के मैदान में यहीं पाए जाते हैं, सागर भी यहीं पाए जाते हैं, हम भी यहीं पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी यहीं पाए जाते हैं, जीव जंतु भी यहीं पाए जाते हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, हमारे क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। बादलों का निर्माण भी क्षोभ मंडल में होता है, बादलों की वर्षा भी क्षोभ मंडल से ही होती है, ठीक है। चलिए यदि मैं ताप की बात करूं तो ये देखना 6.5 यानी कि लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से यदि ऊपर की तरफ जाएगा तो इतना कम होता चला जाएगा वायुमंडल में ताप, ठीक है। और अधिकतम ताप इसके यदि मैं लास्ट परत में देखूं, लास्ट सीमा पर देखूं तो -57 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, कहाँ 18 किलोमीटर पर। चलिए 18 किलोमीटर पर -57 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब देखते हैं अगला हम तापमंडल। तापमंडल यानी कि आप समझते हो ताप से तात्पर्य क्या है। मैं एक बार मिटा देता हूँ उसको।
जो मैं ये ऊंचाई बता रहा हूँ पृथ्वी की सतह से मान लीजिए या समुद्र तल से मान लीजिए, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से मान लीजिए या समुद्र तल से मान लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसकी दूसरे टॉपिक के बारे में, समताप मंडल में। समताप मंडल, ध्यान सुनना। समताप मंडल दो पॉइंटों से इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट से? दो पॉइंट से। पहला है, देखना, जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पाई जाती है सागर तल से 50 किलोमीटर तक। कितनी? सागर तल से 50 किलोमीटर तक, ठीक है, पहला पॉइंट तो है। दूसरा, इसमें ओजोन पृथ्वी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। अब बात आती है ओजोन परत पाई तो जाती है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? ध्यान सुनना। ओजोन जो परत है वह 13 से 20 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है। कितने में? 13 से 20 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है। कहीं कहीं 19 से 30 भी होगा, लेकिन जो मेनली है वो 13 से 20 किलोमीटर के दायरे में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है? यदि मैं थोड़ी सी इसी के बारे में बात करूं, देखना, ओजोन परत, इसको O3 से प्रदर्शित करते हैं ओजोन को। ओजोन जो है हमारे सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली, आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं, पैरा बैंगनी जितनी भी किरणें हैं, विकिरणें हैं, इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। इनको पृथ्वी पर आने से, पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है ना। जो ओजोन परत है वह जो पैराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट रे है, उनको आने से रोकती है पृथ्वी पर। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे बहुत खतरनाक है। यदि यह हमारे पृथ्वी पर अंदर की तरफ प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? हमें आंख से अंधे भी हो सकते हैं, हमारी चमड़ी में यानी कि हमें चर्म रोग भी हो सकता है, जिसमें हमारी त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। बहुत ही खतरनाक है ये। क्या है? पैराबैंगनी किरण, पैराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे। इसको रोकने का काम कौन करता है? O3। चलिए, चलो ये बात समझ में। तीसरी बात देख लेते हैं। जो इसका तापमान है, इसका जो तापमान है, यानी कि जहां क्षोभ सीमा खत्म होती है वहां तो तक 57 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका जो तापमान हो जाता है वो हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का तात्पर्य ये है कि ऊंचाई के साथ मतलब ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में भी वृद्धि होती है। तापमान में भी वृद्धि होती है। चलिए, आखिर तापमान में वृद्धि क्यों हुई? ये भी क्वेश्चन बनता है। क्षोभ में तो भाई घट रहा था जब ऊपर जा रहे थे, लेकिन यहाँ कैसे क्यों हुआ कि तापमान में फिर वृद्धि हुई? ध्यान सुनना, इसमें कारण ये है क्योंकि जो ओजोन गैस है ना, ओजोन गैस जब इस पर पैराबैंगनी किरण टकराती है तो ओजोन दो भागों में विभक्त होती है, O आयन प्लस O2 में, ठीक है, O प्लस O2 में विभक्त होती है। लेकिन ये फिर वापस आपस में जब क्रिया करते हैं तो उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। जब ऑक्सीजन और मोनो ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो फिर उष्मा का उत्सर्जन करते हैं। जैसे ही उष्मा का उत्सर्जन होगा तो क्या होगा कि जो इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा इस मंडल में। यही कारण है कि समताप मंडल के जो ऊपरी सतह का जो तापमान है वह बहुत ही मतलब कि बढ़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। सीमा पर कितना था? -57। लेकिन जैसे ऊंचाई चले 50 किलोमीटर के तब कहाँ पहुंचे? 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये हमने समताप मंडल के बारे में जान लिया। इसमें मेनली बात थी इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है और इसका तापमान मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं मध्य मंडल। क्या देखते हैं? मध्य मंडल। इसको रख कर देता हूं। अब आप समझ तो गए होंगे मध्य मंडल क्या है, नाम ही इसका ऐसे है। मध्य मंडल, ध्यान सुनना, जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है पृथ्वी तल से यानी सागर तल से कितनी मान ली? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है,
कितना है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, यहां फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ फिर तापमान में कमी होगी। क्या होगी? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पुनः तापमान में कमी होगी। किसकी बात करूं मैं? मध्य मंडल की। ठीक है, मध्य मंडल में हमने जाना कि इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके तापमान में कमी होती है। इसमें जो मेनली बात थी ये थी इसकी ऊंचाई को लेकर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे विषम मंडल। विषम मंडल में हम पढ़ेंगे तापमंडल और आयन मंडल। नाम का ही तापमंडल है, लेकिन बहुत ही मतलब कि हल्का ही है। ध्यान सुनना, जो तापमंडल है ना, जो तापमंडल है, इसका जो तापमान है लगभग, ऐसे मान लीजिए 2 से 3,000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। कितना? तापमंडल का तापमान कितना पाया जाता है? तापमंडल, इसका जो तापमान पाया जाता है 2 से 3,000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ठीक है, और जो किस ऊंचाई पर पाया जाता है, देखना, इसकी ऊंचाई है 80 से 480 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितनी है? 80 से 480 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यह विरल, यह मतलब कि विरल प्रकार से पाया जाता है, विरल प्रकार से पाया जाता है। अब ध्यान सुनना, इसका तापमान तो है 2 से 3,000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 2 से 3,000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि आप इस मंडल में जाएंगे तो आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। क्यों? ध्यान सुनो, जो यहाँ वायु के कण है, यहाँ विरलता में है, सघनता में नहीं है। जो वायु के कण है यहाँ विरलता में है। वायु के कण का जो तापमान ही तो है 2 से 3,000 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक बात बताइए, आपको एक आध ही कण टकरा रहा है तभी तो आपको गर्मी लगेगी, आपको तभी तो ताप महसूस होगा, अन्यथा ताप महसूस नहीं होगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ विरल है इस वजह से हमें ताप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के जितने वायुमंडल में कण है उनका तापमान 2 से 3,000 डिग्री सेल्सियस है। चलिए, ठीक है, ये हमने किसके बारे में जाना था? हमने जाना था तापमंडल के बारे में। वहीं यदि मैं बात करूं आयन मंडल, तो आप नाम तो समझ गए हैं, नाम क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 480 किलोमीटर से लगभग 480 किलोमीटर से लगभग 6,000। ऊंचाई है 480 किलोमीटर से 6,000 भी है, लगभग 10,000 भी है। क्योंकि बाह्य मंडल है तो अब इनका कोई मैटर नहीं। ध्यान सुनो, जो आयन मंडल है यहाँ हमारे वायु के कण पाए जाते हैं आयनों के रूप में। कैसे? आयनों के रूप में। जो ऑक्सीजन भी होगी तो आयन के रूप में होगी, हाइड्रोजन भी होगी तो आयनों के रूप में होगी, और हीलियम भी होगी तो आयनों के रूप में होगी। इस मंडल का जो मेन जो यूज करते हैं, हम करते हैं रेडियो तरंगों के परावर्तन में। किसमें करते हैं? रेडियो तरंगों के परावर्तन में। रेडियो तरंगों के परावर्तन में देखना, जो हम वर्तमान में रेडियो सुनते हैं ना, बिना सैटेलाइट वाली रेडियो, वे इसी आयन मंडल के द्वारा सुन पाते हैं। क्या होता है, हम यहां से कोई सिग्नल आयन मंडल की तरफ प्रेक्षेपित करते हैं और आयन मंडल इन सिग्नलों को वापिस परावर्तित कर देता है पृथ्वी की सतह पर। इसके लिए हमें कोई भी क्या एक सैटेलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? एक प्राकृतिक सैटेलाइट क्या है? हमारी आयन मंडल है। हम आयन मंडल का यूज करके ही क्या बनाते हैं? हम रेडियो का परावर्तन। हमने रेडियो के लिए ही इसका जुगाड़ कर लिया था। किसका? आयन मंडल का। आयन मंडल के कारण ही तो हम ध्रुवों पर क्या पाए जाते हैं? अरोरा। इसके द्वारा क्या मिलता है? ध्रुवों पर अरोरा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ध्रुवों पर अरोरा। अरोरा मतलब, ध्यान सुनना, आपने देखा होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर रंग बिरंगीले लाइटें दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? रंग बिरंगीले लाइटें। वो क्यों दिखाई देती है? जब सूर्य जो विकिरण है, जब आयन मंडल से टकराती है, तब आयनों में जो कुछ प्रक्रिया उत्पन्न होते हैं, उसके कारण प्रकाश उत्पन्न होता है। उस प्रकाश के कारण ही हमें वे
अरोरा दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, मेरा मानना है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है मुझको पता है। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने वीडियो को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।